मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक मास्टर्स एकेडमी में। आज के सेशन में हम लोग यूनिवर्सिटी के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, एंड उससे पहले ये जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये यूनिट नंबर 1 के, ऑलराइट, दीस आर द क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट नंबर 1। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, वेरिग्नॉन्स थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू डिटरमाइन। हमने डिस्कस किया था कि वेरिग्नॉन थ्योरम आपको रिजल्टेंट का लोकेशन दे देता है एक सिस्टम के अंदर। सो वेरिग्नॉन थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट, तो इसका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, when two forces acting at a point are such that if direction of one is reversed, the direction of resultant is turned through a right angle, the forces should be। ये बोलता है कि अगर दो फोर्सेस में से अगर मैं एक फोर्स का डायरेक्शन रिवर्स कर दूं तो रिजल्टेंट का भी एंगल 90 डिग्री से चेंज होता है। उस केस में आपके जो फोर्सेस है दे मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो इसका ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 3, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q एक्टिंग एट एन एंगल थीटा इज गिवन बाय। हमने प्रूफ किया था क्लास में कि किसी भी पॉइंट पे अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, उसका फॉर्मूला क्या था, R इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। दिस वॉज द फॉर्मूला टू वर्क आउट द रिजल्टेंट फोर्स, तो इसका ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड Q, सबसे पहला फोर्स है लेटर से F1, उसकी वैल्यू है Q, सेकेंड फोर्स है F2, उसकी वैल्यू है √2Q, एंड उनका रिजल्टेंट कितना है से कैपिटल Q, देन फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू फोर्सेस। आपको इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल निकालना है। हमें पता है कि रिजल्टेंट का स्क्वायर इज नथिंग बट पहले फोर्स का स्क्वायर प्लस दूसरे फोर्स का स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, ये आपका फॉर्मूला है। आपके पास r की वैल्यू कितनी है, r इज q का होल स्क्वायर। फोर्स नंबर 1 कितना है, दैट इज q का स्क्वायर। फोर्स नंबर 2 इज √2 का स्क्वायर, वो बन जाएगा 2q का स्क्वायर प्लस 2p, p नथिंग बट फोर्स F1, this is force F2, so this is Q into √2Q into cos थीटा, जो कि आपको निकालना है। you have to find this angle थीटा। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपका cos थीटा का वैल्यू आता है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ उसको, therefore this Q will get cancel, so 0 equals to 2Q का स्क्वायर प्लस 2√2Q का स्क्वायर cos थीटा, सो 0 मस्ट बी इक्वल्स टू, यहाँ से 2q स्क्वायर कॉमन निकलता है, बचता है 1 प्लस √2 कॉस थीटा, विच इज नथिंग बट 0 इक्वल्स टू 1 प्लस √2 कॉस थीटा। यहाँ पे आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका थीटा का वैल्यू आता है 135 डिग्री, दिस इज 135 डिग्री, सो इसका ऑप्शन आता है डी। सो फोर्थ का ऑप्शन है डी, 135 डिग्री। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बोलते हैं वो, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस P एंड Q इफ दे एक्ट एट राइट एंगल। दो फोर्सेस है जो कि राइट एंगल पे एक्ट कर रहे हैं, उनका रिजल्टेंट कितना है, √34 न्यूटन। सो हमें पता है अगर दो फोर्सेस अगर राइट एंगल पे एक्ट करते हैं तो उनका रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या था, R स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर। आपका रिजल्टेंट है √34, तो √34 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 34 इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। सो इक्वेशन नंबर 1। बट इफ दे एक्ट एट 60 डिग्री देयर रिजल्टेंट इज 7। जब वो 60 डिग्री के एंगल पे एक्ट करते हैं तब रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या रहेगा, दैट इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। दिस रिजल्टेंट इज 7 का स्क्वायर 49 इक्वल टू पी स्क्वायर आपको नहीं पता, क्यू स्क्वायर भी नहीं पता, प्लस 2pq कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 कितना होता है, वो होता है 1/2, 2 विल गेट कैंसिल। अब यहाँ पे आपको रिवर्स इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करना है, मतलब ऑप्शंस को आपके इक्वेशंस में पुट करिए, चेक करिए कौन सा आंसर करेक्ट है। मैं ट्राई करता हूँ ऑप्शन नंबर बी। पहला फोर्स है 5 न्यूटन, दूसरा है 3 न्यूटन। अगर मैं यहाँ पे 5 का स्क्वायर पुट करूँ
प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर पुट करूँ तो क्या आंसर 34 आता है, चेक करते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 प्लस 9 कितना होता है, वो होता है 34। पहला इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। सेकेंड इक्वेशन क्या है, पी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, क्यू का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस पी क्यू 5/3, 5/3। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर 49 आता है। इसका मतलब दोनों वैल्यूज 5 और 3 न्यूटन आपकी दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो है इक्वेशन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ऑलराइट, सो दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6, टू फोर्सेस एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। दो फोर्सेस है जिनके बीच का एंगल कितना है, वो है 120 डिग्री का। दिस इज एंगल इज 120 डिग्री। इफ द ग्रेटर फोर्स इज 100 न्यूटन, इसमें से जो बड़ा फोर्स है, लेट अस से ये वो बड़ा फोर्स है 100 न्यूटन, एंड द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स। लेट अस से दिस इज द स्मॉलर फोर्स Q विच इज परपेंडिकुलर टू द रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट को परपेंडिकुलर है। 120 में से अगर ये 90 मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो दिस एंगल इज अल्फा से 30 डिग्री। ऑलराइट, सो हमने एक इक्वेशन प्रूफ की थी कि रिजल्टेंट का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू दिस फोर्स, लेट अस से P बोल देता हूं मैं इसको। इसका फॉर्मूला क्या था, मुझे समझ tan अल्फा इक्वल्स टू Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। ये हमारा फॉर्मूला था। आपके पास tan अल्फा, अल्फा की वैल्यू है 30 डिग्री, Q आपको निकालना है, साइन इज 120 डिग्री अपॉन P की वैल्यू है 100 न्यूटन प्लस Q आपको निकालना है इंटू कॉस 120 डिग्री। जब आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपका जो Q का आंसर आता है, द वैल्यू ऑफ द Q विल बी 50 न्यूटन। इसमें आपका ऑप्शन थर्ड आता है 50 न्यूटन। यहाँ पे काम कर सकते हैं, यहाँ पे Q की वैल्यू 50 पुट करके चेक करिए लेफ्ट साइड और राइट साइड, अगर सेम आता है मतलब आपका आंसर करेक्ट है। सो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है सी। नेक्स्ट, द रिजल्टेंट ऑफ टू परपेंडिकुलर फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड P। दोनों फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड है P का, तो उसका रिजल्टेंट निकालना है एंड दे आर परपेंडिकुलर। तो फॉर्मूला क्या था, आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। सो आर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर बिकॉज बोथ आर सेम। सो आर का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2p का स्क्वायर। यहां से r कितना आता है, दिस इज √2p, दिस इज √2p। तो आपका आंसर कितना बनता है, दैट इज ए ऑप्शन। ऑलराइट, नेक्स्ट, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। हमने डिस्कस किया था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। वो जो लॉ है वो हम लोग एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर सकते हैं, मैथमेटिकली प्रूफ नहीं कर सकते हैं। सो द पैरेललोग्राम लॉ कैन बी प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आप चारों ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि पैरेललोग्राम लॉ, इसको हम लोग मैथमेटिकली प्रूफ नहीं कर सकते, इसको हम एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर सकते हैं, जिसको हम बोलते थे एक्सियम्स ऑफ मैकेनिक्स। हमने डिस्कस किया था पहले लेक्चर में। नेक्स्ट, टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इन अपोजिट डायरेक्शन, सी अपोजिट डायरेक्शन बोल दिया, हैव रिजल्टेंट 5 न्यूटन। सी अपोजिट बोला मतलब दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अगेंस्ट जा रहे हैं या फिर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। से इंडिविजुअल फोर्स है P, दूसरा है Q, उनके बीच में आएगा माइनस साइन बिकॉज दे आर गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन। उनका रिजल्टेंट कितना है, वो है 5। तो P माइनस Q इज 5। इफ दे एक्ट एट राइट एंगल देयर रिजल्टेंट हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 25 न्यूटन। जब वो दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं तब उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, आर का स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर। रिजल्टेंट है 25 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब यहां पर आपको पी और क्यू निकालना है, तो आप सिंपली ऑप्शन चूज करिए, यहां पर पुट करिए इक्वेशन 1 और 2 में, आपका आंसर आ जाएगा। इसे क्या बोलता है, P माइनस क्यू का डिफरेंस है 5। तो हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं, 15 और 20। 20 में से 15 गया, बचता है 5। सो 5 विल बी इक्वल्स टू से 20 माइनस 15। ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। सेकंड चेक करेंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर। लेट मी चेक। सो 25 का स्क्वायर यहां पर है मेरा, वो होता है 625
मतलब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मिला के 625 आना चाहिए। सो पी है 15 का स्क्वायर, क्यू है 20 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225, 20 का स्क्वायर होता है 400, सो दिस बिकम्स 625। तो आप देख सकते हैं दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब 9th का ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द कपल इज अनचेंज्ड। हमने डिस्कस किया था कपल के बारे में। कपल में दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट करते हैं, से पी, इनके बीच का जो लीवर आर्म होता है, जो डिस्टेंस होता है, उसको बोलते हैं डी। सो कपल इज नथिंग बट पी इंटू डी। ऑलराइट, कपल इज नथिंग बट पी इंटू डी, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। क्वेश्चन क्या बोला है, द कपल इज अनचेंज्ड, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। कब? इफ द कपल इज शिफ्टेड टू एनी अदर पोजिशन, यस करेक्ट है। इफ द कपल इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा, इफ कपल इज रिप्लेस्ड बाय एनी अदर पेयर ऑफ फोर्सेस हुज रोटेशनल इफेक्ट इज सेम, यस, तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट है। कपल को हम लोग अगर दूसरे सिस्टम में शिफ्ट करते हैं विदाउट चेंजिंग द इफेक्ट ऑफ द फोर्स, तो कपल का इफेक्ट चेंज नहीं होता है। तो इसमें सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 3 फोर्सेस जिसमें P की वैल्यू है 50 न्यूटन ईस्ट, मतलब इसका ईस्ट का डायरेक्शन है। सो दिस इज P इक्वल्स टू 50 न्यूटन, Q इक्वल्स टू 100 न्यूटन नॉर्थ, ये जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, Q इज 100 न्यूटन नॉर्थ, S इक्वल्स टू 75 न्यूटन साउथ, ठीक है। आर एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, देयर रिजल्टेंट इज, हमको इसका रिजल्टेंट निकालना है। सिंपल सा लॉजिक है, यहां पर आप पहले समेशन एफ एक्स निकाल लीजिए, सारे फोर्सेस एक्स डायरेक्शन के ऐड करने हैं। P राइट जा रहा है, इसमें एक्स डायरेक्शन का एक ही फोर्स है, P इक्वल्स टू 50 न्यूटन, दिस इज प्लस 50 न्यूटन। नेक्स्ट समेशन एफ आई निकालेंगे, इसमें आप चेक कर सकते हैं Q अप जा रहा है, दिस इज 100 पॉजिटिव, 75 डाउन जा रहा है तो -75, तो समेशन एफ आई कितना आता है, वो आता है 25 न्यूटन। नेक्स्ट आपको रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता है, R होता है अंडर रूट ऑफ समेशन एफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई का स्क्वायर। सो R मस्ट बी इक्वल्स टू 50 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करते हैं तो आपकी वैल्यू आती है, आई थिंक इट इज अराउंड 55.9 न्यूटन। 12th का ए ऑप्शन 55.9 न्यूटन। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 13, मोमेंट ऑफ अ कपल, मोमेंट ऑफ अ कपल, इट डिपेंड्स ऑन, so it depends upon a point, yes it depends upon a point, it is independent of the point, यो point पे डिपेंड नहीं करता। सी कपल कभी भी पॉइंट पे डिपेंड नहीं करते। सो 13th का ऑप्शन है बी। 14th क्वेश्चन क्या लिखा है, अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ पार्टिकल ऑफ अ बॉडी मे बी रिप्लेस बाय कपल। नहीं, अगर नंबर ऑफ फोर्सेस सिस्टम में एक्ट कर रहे हैं तो मैं उसको एक सिंगल रिजल्टेंट में या सिंगल फोर्स में कन्वर्ट कर सकता हूं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है मे बी रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल फोर्स, इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल फोर्स। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, अ ट्राइपॉड कैरिंग अ डंपी लेवल इज एग्जांपल ऑफ। अब यहां पे ट्राइपॉड की बात कर रहे हैं, कैरिंग अ डंपी लेवल। अब आपने डंपी लेवल नाम पहली बार सुना होगा, ये हम लोग सिविल इंजीनियरिंग में एक सर्वे का इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उसको बोलते हैं डंपी लेवल। बट आप इसे रिलेट कर सकते हैं आपके ट्राइपॉड ऑफ कैमरा के साथ। जो कैमरा का ट्राइपॉड होता है वो भी ऐसा 3 लेग्स वाला होता है, ओके। तो उसके तीनों लेग्स एक ही पॉइंट से पास होते हैं। अगर कोई भी सिस्टम के सारे फोर्सेस एक ही पॉइंट से पास होते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं कॉन्करेंट, वी कॉल देम कॉन्करेंट। तो सबसे पहले चेक करिए कॉन्करेंट कहां पर है, तो कॉन्करेंट यहां पर है, ठीक है, और एक यहां पर है। बट आप देख सकते हैं इसके जो तीनों लेग्स है वो अलग अलग प्लेन में जा रहे हैं। सो दिस इज कॉन्करेंट नॉन कोप्लेनर, दिस मस्ट बी कॉन्करेंट नॉन कोप्लेनर। तो इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, अ मोमेंट इज ये हमने क्लास में डिस्कस किया था, अ मोमेंट इज नथिंग बट अ फिक्स्ड वेक्टर, क्योंकि मोमेंट हम लोग एक फिक्स पॉइंट पे निकालते हैं ना। अ कपल इज अ फ्री वेक्टर, कपल क्या होता है, वो एक तरह का फ्री वेक्टर है। अ कोप्लेनर फोर्स सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ inclined forces and number of couples, the resultant of force
सॉरी द रिजल्टेंट ऑफ सिस्टम इज नथिंग बट द फोर्स इटसेल्फ। जो भी नंबर ऑफ फोर्सेस उस पर एक्ट कर रहे हैं तो रिजल्टेंट क्या रहेगा, दैट फोर्स इटसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 19 इज इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है, द मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट एनी पॉइंट इज ज्योमेट्रिकली इक्वल टू डैश एरिया ऑफ अ ट्रायंगल वेयर बेस रिप्रेजेंट्स द फोर्स। ध्यान देना, यहां पर बेस क्या है, फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड द हाइट रिप्रेजेंट्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका लेटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है से h। ओके, तो मैं इसका एक ट्रायंगल लेटर से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये एक ट्रायंगल है, इसका जो बेस है ये इसका बेस है जो कि एक फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं इसका मोमेंट इस पॉइंट O पे ले लूं तो मोमेंट इज नथिंग बट फोर्स है F, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है h। सो फोर्स इज F, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज h। अब आपको पता है ट्रायंगल की एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज नथिंग बट हाफ बेस इनटू हाइट। आपका यहां पे बेस कितना है, बेस है F, हाइट है स्मॉल h। तो मैं यहां क्या करता हूं, यहां पर मैं यहां पे 2 एडजस्ट करता हूं। अगर यहां पे 2 एडजस्ट किया तो इसको मैं लिखा हूं हाफ F इंटू एच। अगर मैंने नीचे में 2 एडजस्ट किया तो यहां भी करना पड़ेगा से 2। सो मोमेंट इज नथिंग बट हाफ बेस इंटू हाइट। ये बन गया एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल मल्टीप्लाइड विथ 2। तो अगर एक ट्रायंगल में जिसका बेस है फोर्स एंड इसका परपेंडिकुलर हाइट है h, देन द मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट O विल गिव यू द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल मल्टीप्लाइड विथ 2। सो मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट एनी पॉइंट इज ज्योमेट्रिकली इक्वल टू 2 times एरिया ऑफ द ट्रायंगल। इट इज 2 times एरिया ऑफ द ट्रायंगल। सो इसका ऑप्शन है बी, ट्वाइस द ट्रायंगल एरिया। ओके, नेक्स्ट, when resolving a force into components, जब हम कोई भी फोर्स को नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में बाइफरकेट करते हैं तब नंबर ऑफ कंपोनेंट्स पॉसिबल है। डिपेंड करता है आपका सिस्टम कौन सा है, 2D 3D कौन सा है। सो वी कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, ऑलराइट, वी कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। क्वेश्चन नंबर 21, स्टेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग द अप्लाइड फोर्स डज नॉट प्रोड्यूस मोमेंट। सी, मोमेंट प्रोड्यूस करने के लिए आपको फोर्स चाहिए और परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, एक रोटेशनल इफेक्ट चाहिए। आप देख सकते हैं लास्ट ऑप्शन, स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग। कोई भी स्प्रिंग को स्ट्रेच करने के लिए अगर मैं इसको स्ट्रेच करता हूं तो फोर्स लगता है F, से F है। यहां पर मैं उसको लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग स्ट्रेच कर रहा हूं। आई एम स्ट्रेचिंग दिस पर्टिकुलर स्प्रिंग अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। तो इसमें कुछ मोमेंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा, इसमें कुछ रोटेशनल इफेक्ट नहीं आ रहा, तो स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग विल नॉट प्रोड्यूस एनी मोमेंट, ये मोमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। इन चारों में से कौन सी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है। सी, मोमेंट ऑफ अ कपल एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट एन एक्सिस, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक तरह की स्केलर क्वांटिटी होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, रिजल्टेंट एंड इक्विलिब्रियंट दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये आपको पता है, सो इसका ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 24, टू फोर्सेस कैन बी इन इक्विलिब्रियम ओनली इफ दे हैव इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। द फोर्स दैट कैंसल द इफेक्ट ऑफ द फोर्स सिस्टम एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नोन एज, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल फोर्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26, अ रिजिड बॉडी, एक रिजिड बॉडी जिसके पास मास होता है, उसका एक खुद का एक डायमेंशन होता है। सो इट हैज अ फिक्स मास एंड फिक्स बॉडी, फिक्स डायमेंशन, दिस इज फिक्स्ड डायमेंशन। ओके, सो इसका ऑप्शन है डी। अ स्केलर क्वांटिटी, आपको पता है कोई भी स्केलर क्वांटिटी बाद सिर्फ मैग्नीट्यूड अवेलेबल होता है, तो इसका ऑप्शन है ए। वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो इसका ऑप्शन है सी। फोर्सेस ऑन रिजिड बॉडी इज कैरेक्टराइज्ड बाय, हमको पता है फोर्स क्या है, एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज अ मैग्नीट्यूड, इट हैज अ डायरेक्शन, इट हैज अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। सो इसका थर्ड ऑप्शन अप्रोप्रिएट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, इफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी इज शिफ्टेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन इट्स लाइन ऑफ एक्शन, मतलब क्या बोल रहे हो, एक बॉडी है, लेट अस से यहां पे एक फोर्स लग रहा है
P, अगर मैंने इसको शिफ्ट कर दिया इसके लाइन ऑफ एक्शन के अलॉन्ग यहाँ पॉइंट पे, देन इट्स डैश रिमेन्स अनचेंज। कौन सा पैरामीटर चेंज नहीं होगा? तो इन सब में से इसका जो लीनियर एक्सेलरेशन है एंड जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो चेंज नहीं होने वाला है, इट वोंट चेंज, क्योंकि फोर्स का इफेक्ट चेंज नहीं हो रहा है, तो ये दोनों पैरामीटर्स भी चेंज नहीं होंगे। फोर्सेस कैन बी रिजॉल्व इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, यस इट इज करेक्ट। कंपोनेंट्स अलोंग टू डायरेक्शंस इन अ प्लेन, ये भी करेक्ट है। टू पैरेलल कंपोनेंट्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, तो इसका ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ अ पैरेललोग्राम लॉ इज नोन एज। हमने डिस्कस किया था कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, इसको हम बोलते हैं कोसाइन लॉ, वी कॉल इट एज लॉ ऑफ कोसाइंस। In dash law, both vectors are drawn from a common point to find the resultant. ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसमें हम कॉमन पॉइंट से रिजल्टेंट वर्कआउट करते हैं? आपको पता है पैरेललोग्राम लॉ में हम लोग दो फोर्सेस एक ही पॉइंट से पास होते हैं, से P एंड Q, एंड उनका डायगोनल रिप्रेजेंट करता है रिजल्टेंट। सो इसमें आपका अप्रोप्रिएट आंसर है ए, ऑप्शन नंबर ए। मोमेंट ऑफ अ फोर्स is nothing but a scalar or a vector. It is a vector quantity because मोमेंट के पास अपना एक मैग्नीट्यूड प्लस अपना एक डायरेक्शन भी होता है। हम बोलते हैं ना मोमेंट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इफ मोमेंट ऑफ अ फोर्स एट अ सर्टेन पॉइंट इज जीरो, अगर लेट अस से ए पॉइंट है, इस पॉइंट पे मोमेंट क्या है, से जीरो है, देन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, अगर मान लीजिए ए पॉइंट से फोर्स पास होता है ये लेट अस से F, अगर फोर्स इसी के लाइन ऑफ एक्शन के अलॉन्ग पास हो रहा है ए के अलॉन्ग, तो वो मोमेंट क्रिएट नहीं कर पाएगा। देन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स डज नॉट पासिस थ्रू ए, ये गलत ऑप्शन है, बट इट पासिस थ्रू ए। अगर फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ए से पास होता है तब मोमेंट प्रोड्यूस नहीं हो सकता, ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था डिटेल में क्लास में। नेक्स्ट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इन अ प्लेन आर जनरली कंसिडर्ड पॉजिटिव। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को पॉजिटिव लेते हैं, क्यों? बिकॉज दे रिप्रेजेंट पॉजिटिव डायरेक्शन इन जेड डायरेक्शन, सॉरी, दे एज दे पॉइंट इन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका ऑप्शन सी है। टू फोर्सेस प्रोड्यूस द सेम मोमेंट अबाउट अ गिवन पॉइंट। दो फोर्सेस सेम मोमेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ओनली इफ द टू फोर्सेस हैव सेम मैग्नीट्यूड, ओनली इफ द टू फोर्सेस हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ओनली इफ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्सेस एंड मोमेंट आर्म आर इक्वल। नाउ सी, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दो फोर्सेस है, लेट अस से F से दूसरा फोर्स है से P, दोनों की वैल्यू पॉइंट ए पे सेम आ रही है। ऐसा कब पॉसिबल है? जब उनके प्रोडक्ट ऑफ फोर्सेस एंड मोमेंट आर्म, इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं मोमेंट आर्म, जब इनका प्रोडक्ट इक्वल आता है, यानी कि F इंटू डी बराबर P इंटू डी आता है, तब हम बोल सकते हैं कि दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मोमेंट ऑफ फोर्स कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डैश डिस्टेंस, मतलब लीस्ट डिस्टेंस, कम से कम डिस्टेंस लगना चाहिए मोमेंट प्रोड्यूस करने के लिए। कपल कंसिस्ट ऑफ, हमको पता है कपल में इक्वल फोर्सेस एंड इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगते हैं विच आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, सो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ऑप्शन सी इज द अप्रोप्रिएट आंसर। 40, मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट मोमेंट सेंटर इज मेजर ऑफ इट्स, इट इज कॉल्ड रोटेशनल इफेक्ट। मतलब मोमेंट सेंटर के अबाउट कोई भी फोर्स अगर मोमेंट क्रिएट करता है तो वो रोटेशनल इफेक्ट लाता है, ट्रांसलेशन इफेक्ट नहीं लाता, ठीक है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या डिस्कस किया है, क्या लिखा है इसमें? अ 50 न्यूटन फोर्स एक्टिंग एट वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 3 मीटर। आपके पास एक स्क्वायर है जिसका साइड है 3 मीटर का, यहां पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है, लेट अस से कोई भी कॉर्नर पकड़ लेता हूं मैं, इसके हॉरिजॉन्टल में विथ रिस्पेक्ट टू 30 डिग्री, लेट अस से देयर इज अ फोर्स
ऑफ 50 न्यूटन एट एन एंगल 30 डिग्री। तो इसका एक कंपोनेंट 50 cos 30 और एक कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में 50 sin 30 देगा। फिर क्या लिखा है, इट्स इक्विवेलेंट फोर्स कपल सिस्टम ऑन डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर इज। इसका जो डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर है वहां पर इक्विवेलेंट कपल निकालना है। तो इसका जो कपल है, जैसे 50 cos 30 राइट जा रहा है तो यहां पे 50 cos 30 लेफ्ट जाएगा कपल प्रोड्यूस करने के लिए। 50 sin 30 डाउन जा रहा है तो ये अप जाएगा 50 sin 30। तो ये इसका निकलेगा रिजल्टेंट 50 न्यूटन का। मतलब रिजल्टेंट तो सेम रहेगा, जो वैल्यू ऑफ 50 है वो कांस्टेंट है 50-50। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दो ऑप्शन है, ये 50 न्यूटन है, दिस इज ऑल्सो 50 न्यूटन। अब आपको इस पॉइंट ए पे डायगोनली अपोजिट पॉइंट पे मोमेंट या फिर कपल सिस्टम प्रोड्यूस करना है ना। सो कपल एट ए निकालना है। आप देख सकते हैं आपके पास दो फोर्सेस है, एक 50 sin 30 डाउन जा रहा, एक 50 sin 30 यहां से अप जा रहा है। इनके बीच का डिस्टेंस है, साइड है 3 मीटर का। तो ये देगा क्लॉकवाइज। सो 50 sin 30 इंटू 3 मीटर। उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, एक 50 cos 30 राइट जा रहा, 50 cos 30 और एक 50 cos 30 लेफ्ट जा रहा है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 3 मीटर का, तो माइनस 50 cos 30 इंटू 3। अगर आप इसको वर्कआउट करते हैं तो आपका आंसर कितना आता है चेक करते हैं। 50 sin 30 इंटू 3 माइनस 50 cos 30 इंटू 3। So this is minus 54.9 which is approximately minus 55 न्यूटन मीटर। यहाँ पर नेगेटिव का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इज नेगेटिव। तो आपका अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा बनता है, एंटी क्लॉकवाइज वो ये वाला बनता है। ओके, तो इसका ऑप्शन है ये ऑप्शन। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन बैंक को डिटेल में सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्ली कंसेप्ट लगाते हैं तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सो दिस वाज वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन आई कैन से। क्वेश्चन नंबर 11 इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान से पढ़ना, इसको ध्यान से सॉल्व करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।